So good evening everyone. Today we'll be starting your second chapter for chemistry, which is acid, bases and salts. बेटा 10th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हर बार बोर्ड में आते ही आते हैं. तो जैसे हम इस चैप्टर को एक बार पढ़ के खत्म करेंगे, इसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से. जितने भी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं बहुत टफ नहीं होते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है सब्सटेंसेस को, कंपाउंड्स को जो फॉर्म हो रहे हैं. बहुत इजी है, एक बार आप चैप्टर खत्म करोगे तो वो हो जाएंगे. पिछले 5 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से जो लगातार आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उनकी मैं लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ. तो जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा मैं वो लिस्ट आपसे शेयर कर दूंगा, फिर हम लोग उसको डिस्कस करके उस एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारे दिमाग में क्लैरिटी रहे कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से. ठीक है बेटा, तो आज स्टार्ट करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. बहुत ध्यान से सुनना, चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोगों को. ठीक है, अब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स शुरू करने से पहले एक बार हम इंडिकेटर्स पे नजर मारते हैं. इंडिकेटर्स कौन से हैं? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस हैं बेटा जिनसे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनको यूज करने के बाद कि जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं वो एसिड है या वो बेसिक है. और इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग किसके थ्रू देखते हैं, किसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन कलर. इंडिकेटर्स, जैसे इनका नाम इंडिकेटर्स, तो ये हमें इंडिकेट करते हैं by virtue of color change कि जो particular substance है, the substance that we are talking about, the substance in reference is an acid or a base. ठीक है, अब इंडिकेटर्स की बात करते हैं बेटा, तो बेसिकली 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं. एक नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, देन वी हैव olfactory indicators एंड थर्ड वन आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स. तो पहले नेचुरल इंडिकेटर्स को देखते हैं. ये वो इंडिकेटर्स हैं जो नेचर में नेचुरली अकर करते हैं, नेचुरल सोर्सेज से हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लिटमस. लिटमस पता है आप लोगों को लिटमस किससे मिलके बना है? लिटमस बहुत बार सुना आपने, लिटमस पेपर आप अभी तक बहुत सुनते आ रहे हो. तो लिटमस इज बेस्ड आउट ऑफ सब्सटेंसेस और प्लांट्स दैट आर नोन एज लीचेंस. पता है आप लोगों को? ये लीचेंस में से भी कलर डाइज निकलती हैं बेटा. क्या निकलती है इनकी? कलर डाई. और हम लोग इससे आइडेंटिफाई करते हैं, इससे फिर हम लोग इन कलर डाइज को यूज करके हम लिटमस पेपर बनाते हैं. देन उसके बाद टर्मरिक. टर्मरिक आपको पता ही है, टर्मरिक क्या होता है? हल्दी. देन वी हैव रेड कैबेज, इसको हम हिंदी में लाल पत्ता गोभी बोलते हैं. देन वी हैव चाइना रोज, इट इज नॉट डिफरेंट. इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा इनके बारे में जब एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये क्या क्या है. तो ये वो कुछ कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स है. कॉमन मतलब इजीली अवेलेबल मार्केट में. तो ये वो कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स है जिसको यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सब्सटेंस का कैरेक्टर क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है. सबसे पहले बात करते हैं लिटमस की. तो जो सॉल्यूशन है लिटमस का बेटा, वो पर्पल होता है कलर में और वो 2 कलर्स में आता है, ब्लू या रेड. एसिड जो है उसको ब्लू लिटमस को टर्न कर देता है रेड में. अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड में डिप करते हो तो वो रेड में चेंज हो जाएगा. तो इससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिड है. whenever you will observe that blue litmus has changed to red, then you can confirm that the substance in reference is an acid. When we talk about base, so with base we observe that red litmus paper changes into blue. तो जो रेड से ब्लू में कन्वर्जन था ये बेस के साथ पॉसिबल है. तो अगर हम बात करें, अगर रेड है और हम उसे रेड पेपर को अगर आप एसिड में डिप करोगे तो देयर विल बी नो चेंज. तो सिमिलरली अगर आप ब्लू पेपर को बेस में डिप करोगे तो देयर विल बी नो चेंज. So this is how you identify using a litmus paper whether the substance is acidic or basic. Then we talk about turmeric, which is हल्दी. तो हल्दी का आप लोगों को कलर पता है, इट इज येलो. तो टर्मरिक जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जैसे ही वो बेस से कांटेक्ट में आएगा. और अगर एसिड, अगर उसके साथ आप एसिड के को उसके साथ अगर वो करके देखेंगे, सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा. बट बेस के साथ जैसे ही वो रेफरेंस में आएगा या बेस के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, इट विल चेंज इनटू रेडिश ब्राउन. रेड कैबेज. अभी आती है लाल पत्ता गोभी. तो लाल पत्ता गोभी बेटा जनरली डार्क रेड कलर की भी होती है, पर्पल कलर की भी होती है. लेकिन अगर हम इसके जूस की बात करें पर्टिकुलरली तो इसका जूस पर्पल कलर का होता है. तो इसका जूस जो है पर्पल कलर का एसिड के साथ रेड में कन्वर्ट हो जाता है. और जब भी हम बात करते हैं किसकी, बेसिस के साथ, तो ये जो पर्पल कलर का जूस है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन में.
Understood? So purple changes to red in acids and purple changes to green with bases. क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सबको? एक बार फिर से देख लेते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स में बेटा हमने 3 इंडिकेटर्स की बात की. एक था लिटमस, दूसरा था टर्मरिक, तीसरा था रेड कैबेज. लिटमस क्या होता है बेटा? ये एक लिटमस एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस हम लीचन से ऑब्जर्व करते हैं. लीचन्स क्या होते हैं? बेसिकली ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मॉडरेट अगर ग्रास टेम्परेट ग्रासलैंड्स होती हैं, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हुए पाए जाते हैं. वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ग्रीन कलर के, कलर्ड भी होते हैं, तो ये वहां उगते हैं. ठीक है. रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं. एक पेड़ के ऊपर ही लीचन्स उग रहे होते हैं. दे अपीयर लाइक वेरी स्मॉल प्लांट्स. ठीक है. इनका जो सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का बनता है. वैसे ये 2 कलर में ऑब्टेन होते हैं, ब्लू और रेड. अगर एसिड के साथ आप ब्लू लिटमस पेपर को वो करके देखते हैं, कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है. और बेस के साथ अगर हम बात करें तो रेड लिटमस पेपर बेस के साथ कॉन्टैक्ट में आते ही ब्लू में चेंज हो जाता है. अंडरस्टूड? देन वी टॉक्ड अबाउट टर्मरिक. टर्मरिक इज हल्दी. हल्दी का कलर येलो होता है. टर्मरिक का जो सॉल्यूशन है वो येलो से चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन में जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आएगा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. यानी एसिड के केस में इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जो टर्मरिक सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाता है किसमें? रेडिश ब्राउन में व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द बेस. एसिड्स हैव नो इफेक्ट. एसिड्स का कोई इफेक्ट नहीं है. अब हम रेड कैबेज की बात करते हैं, लाल पत्ता गोभी. जूस इसका पर्पल कलर का होता है बेटा. जैसे ही एसिड के साथ, ही देखो मैं ऑलरेडी लिख चुके हैं, जैसे ही हम लोग इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो पर्पल कलर का जूस है वो चेंज हो जाएगा किसमें? रेड में. और जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो पर्पल चेंज हो जाता है ग्रीन में. क्लियर? अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करते हैं. ये ऑल्फैक्टरी का क्या मतलब है? जनरली ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है बेटा जो आप जिसकी फ्रेग्रेंस से या स्मेल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की क्या जरूरत है जब हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स है? कभी क्वेश्चन पूछा खुद से कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी नेचुरल थे? तो इसका रीजन ये है, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं बेटा वो ये चीजें ऑब्जर्व नहीं कर सकते. लिटमस वाला चेंज, टर्मरिक वाला चेंज, रेड कैबेज वाला चेंज. तो बेसिकली जितने ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं जो ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं उनके लिए हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज करते हैं. ये सब्सटेंसेस अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं. आइदर दे लूज इट और समथिंग एल्स हैपेंस व्हेनेवर दे कम इन कांटेक्ट विद एसिड्स और बेसेस. इसकी एग्जांपल के बारे में बात करता हूं. अनियन और वेनिला एसेंस को लेंगे. वेनिला आपने आइसक्रीम का भी फ्लेवर स्मेल का रखा है तो दैट इज द सेम फ्लेवर. अगर अनियन की बात करते हैं तो जूस ऑफ अनियन है वो लूज कर देता है अपनी स्मेल को जैसे ही बेस के साथ वो आएगा टच में. व्हेनेवर इट सो वी हैव अ डाउट व्हिच सेज सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, ऐसा क्यों? बाकियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? यस सर. यस सर. यार रुक रुक के क्यों आ रही है? कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ अभी तक? बताओ मुझे, मैं दोबारा समझा दूंगा. सर समझ तो आ गया. चलो आप थोड़ी देर वेट करो, मुझे 5-7 मिनट और 5-10 मिनट और पढ़ाने दो बेटा. उसके बाद मैं वापस से जितना पढ़ाऊंगा फिर से सब कुछ रिवाइज करा दूंगा तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. और क्लास खत्म होने के बाद जो डाउट्स रहते हैं मेरे से पूछ लेना. लेट मी कंटिन्यू. फिर जब मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा जितना आज पढ़ाऊंगा तो टेंशन मत लो, कवर हो जाएगा सारा. ठीक है. अब हम बात करते हैं अनियन की. तो पेस्ट और जूस होता है जो अनियन का, वो उसकी जो स्मेल होती है वो जो तेज स्मेल वो जैसे ही बेस के साथ मिक्स करो तो वो वैनिश हो जाती है और एसिड्स के साथ उसका कोई इफेक्ट नहीं है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में the paste or juice of onion loses its smell as soon as it comes in contact with the base, while in case of acids it has no effect. Same remains with vanilla. जैसे ही वनीला को बेस के अंदर ऐड किया जाता है तो बेटा उसकी स्मेल लूज कर देता है वो अपना, लेकिन एसिड के साथ स्मेल रिमेन्स इंटैक्ट.
स्मेल पे कोई चेंज नहीं आता। तो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। अगर सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आया दैट मीन दैट इज एन एसिड, बट अगर जो स्मेल है या फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल से वैनिश हो गई दैट मीन्स इट इज अ बेस। फिर आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से हैं? ये वो इंडिकेटर्स हैं जिनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, तो दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री एंड रिसर्च, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, दे आर द हाईएस्ट यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो फॉर फिनोफ्थलीन, एक कलरलेस लिक्विड होता है ये, आप इसका कोई कलर नहीं होता, इट इज जस्ट लाइक वाटर, और वो तब तक कलरलेस रहता है अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आ जाए, लेकिन जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है एंड इट चेंजेस टू पिंक। टॉकिंग अबाउट मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है, एसिड्स के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ येलो हो जाता है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आई एम रिपीटिंग फॉर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये वो इंडिकेटर्स हैं बेटा जिनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। एग्जांपल फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, व्हिच आर द मोस्ट कॉमन वंस। फिनोफ्थलीन is a colorless liquid and it remains colorless when it comes in contact with an acid, but in case of a base it turns to pink. While we talk about methyl orange, we see that it is orange in color और एसिड के साथ टच में आते ही वो रेड हो जाता है और बेस के टच में आते ही वो येलो रहता है। ठीक है जी, एक छोटा सा टेबल है आपके लिए ताकि आप इसको समझ सको। इस टेबल पर ध्यान दो। लेफ्ट में इंडिकेटर्स हैं, इनका ओरिजिनल कलर, एसिड और बेस, ताकि हम लोग इनको डिफरेंशिएट कर सके। देखते हैं लाइन वाइज। इस टेबल को याद करना है। रेड लिटमस का कलर रेड ही होता है बेटा, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस के साथ चेंज हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू ब्लू। ब्लू लिटमस ओरिजिनल कलर ब्लू होता है, एसिड के साथ इट विल चेंज टू रेड, व्हाइल बेस के साथ नो चेंज। देन टर्मरिक, ओरिजिनल कलर इज येलो, एसिड के साथ नो चेंज, बेस के साथ रेडिश ब्राउन। देन रेड कैबेज जूस, दूसरा रेड कैबेज जूस है बेटा जिसका ओरिजिनली कलर क्या होता है? पर्पल, एसिड के साथ रेडिश हो जाता है और बेस के साथ ग्रीनिश येलो अपीयर होता है। देन फिनोफ्थलीन हमने भी डिस्कस किया था, इट इज अ कलरलेस लिक्विड, एसिड के साथ इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आता, बट जैसे ही अगर हम बेस की बात करें तो बेस के साथ क्या चेंज आता है इसका? इट चेंजेस इनटू पिंक। With acid it remains colorless. Then we talk about methyl orange. Is orange in color. With acid it changes into red, while with bases it turns into yellow. In case of onion, इनका अपना कोई color नहीं है. It is just about fragrance because these are onion and vanilla because they both are olfactory indicators. Talking about acids, onion की fragrance पे कोई फर्क नहीं आएगा. In case of base, the smell will vanish, and same is the case with vanilla. The smell will vanish as soon as vanilla essence comes in contact with the base, while in case of acid, the smell will remain intact. Clear है? Message पे बता सकते हो बेटा आप ये मेरे को. You can share that on chat if it is clear or not. This table. चलो, I'll be moving forward. अब हम बात करते हैं बेसिकली इस चैप्टर की। तो फूड को जब हम लोग खाते हैं बेटा तो बहुत सारे इंडिकेशंस मिलते हैं हमें अलग अलग तरह के टेस्ट फील होते हैं। तो बेसिकली जो फूड का टेस्ट आता है इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस इन अलग अलग तरह के फूड्स में अलग अलग तरह के एसिड्स और बेसिस हैं जो डेली हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो उनके जो टेस्ट में हमें जो वेरिएशन फील होता है इट इज बिकॉज ऑफ देयर कंपोजिशन। उनके अंदर कौन से एसिड्स और कौन से बेसिस हैं वो उसका टेस्ट डिफाइन करते हैं। एसिड की बात करें तो एक वो सब्सटेंस है जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है वाटर में जब वो डिसोसिएट होता है। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनका टेस्ट बहुत सार होता है बेटा, और हम ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी देख चुके हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये कंफर्मेशन टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। इस टेस्ट को व्हेनेवर वी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड यूज ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट। तो इसमें क्या होता है ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट में with the presence of an acid blue litmus will turn into red। और अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं। जब भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो गैस हमेशा इवॉल्व होती है।
सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो यहाँ देखो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल इट विल प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। तो मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड का हम वो देखते हैं रिएक्शन, इसमें हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, साथ में हमें क्या मिला, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है जी। फिर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन देखते हैं, इससे क्या बना, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। देन हम सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड का देखते हैं, तो उससे बना सोडियम सल्फेट एज वेल एज हाइड्रोजन इज इवॉल्व। तो हम लोगों के इन तीनों रिएक्शन से हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि तीनों के केस में गैस इवॉल्व हो रही है, पहले में भी हाइड्रोजन हुई, दूसरे में भी हाइड्रोजन, तीसरे में भी हाइड्रोजन। और हमें करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑब्टेन हुए हैं, कौन से, पहले केस में हमें सॉल्ट मिला मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरे में जिंक क्लोराइड, तीसरे में सोडियम सल्फेट। क्लियर है। तो इस तरह के चैप्टर जब भी करो नेक्स्ट टाइम से प्लीज मेक श्योर आप लोग पेपर और पेन लेके बैठे साथ में, बिकॉज जब तक इन रिएक्शंस को लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल इज you guys are now in 10th standard, so you have to make sure that all chemical equations that you are writing in the board exams are well balanced. ठीक है, that is required of you. ये ऐसा नहीं है कि आपकी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैलेंस करना है, नहीं, आप 10th में आ गए हैं, इतना एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी आप इक्वेशन लिख रहे हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। मैंने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के केस में भी सेम चीज कही थी, आज भी ये बात रिपीट कर रहा हूँ। So now we are looking at reaction of acid with carbonates. अब यहाँ पे हमने देखिए मेटल कार्बोनेट लिया बेटा, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। तो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन देखो, ये वाला सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब ये रिएक्ट करता है तो हमें उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिला, यानी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करेगा तो भी हमें उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ क्या मिला हमें, सोडियम क्लोराइड मिला, साइड बाय साइड हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली और वाटर भी मिला। सो व्हेनेवर देयर इज अ रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स वी विल सी, देखो ये सब में कॉमन है, एक सॉल्ट मिलेगा साइड बाय साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड विल आल्सो बी प्रोड्यूस्ड एज द पार्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। अब हम सेकंड में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें इसमें करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिला कैल्शियम सल्फेट का बेटा, साइड बाय साइड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई एज गैस एंड वी ऑब्टेन वाटर एज अ लिक्विड H2। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम कार्बोनेट विद HNO3 नाइट्रिक एसिड। इस केस में हमें क्या ऑब्टेन हुआ, सोडियम नाइट्रेट एज वेल एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे चलेंगे, अब हम देखें रिएक्शन ऑफ एसिड विद बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट लिखा हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हो, it is this one and the same thing. So in the first reaction we are looking at sodium hydrogen carbonate which is reacting with hydrochloric acid. So we observe the corresponding salt of sodium chloride and इसमें भी देखो, यानी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, दोनों के जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे उसमें हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के केसेस में हमें कॉमनली देखने को मिलेगा। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने रिएक्ट करा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सेम वी ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ सोडियम व्हिच इज सोडियम क्लोराइड एज वेल एज वी ऑब्टेन वाटर इन लिक्विड फॉर्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गैस। अब हम एक टेस्ट की बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट्स। ये जो हम टेस्ट की बात करने वाले हैं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कौन सा है ये, टेस्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमें टेस्ट करने को मिले कि आइडेंटिफाई करो कि जो करस्पॉन्डिंग गैस प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो हम इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, हम इस जो भी गैस पास होती है उसको लाइम वाटर के साथ पास करा के देखते हैं। लाइम वाटर के साथ पास कराने में हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, if the gas is carbon dioxide it will turn lime water milky। और ये गैस कब इवॉल्व हुई है, when there was a reaction of an acid with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, जैसा हम ऊपर देखा है, reaction of acid with carbonate and reaction of acid with bicarbonates, दोनों के केस में हम ऑब्जर्व करते हैं that इन दोनों के केस में
हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड देखने को मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड. So whenever we check for the presence of carbon dioxide, what we do is we pass the gas through lime water and it turns lime water milky. अब ये milky क्यों हुआ? मिल्की इसलिए होता है क्योंकि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के थ्रू पास करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट का. नीचे अगर हम आएंगे तो आपको देखेंगे, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ. अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए बेटा. ये वाली इक्वेशन दिख रही है आपको, इस पे ध्यान दो. इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट? इट इज लाइम वाटर. फिर हम अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसे रिएक्ट करेगा, हमें क्या देखने को मिला? व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, एंड वाटर एज इन वेपर्स आर इवॉल्व. ठीक है जी, वेपर्स आर प्रोड्यूस्ड. क्लियर? तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट को देखते ही हम इसे कंफर्म कर देंगे दैट द करस्पॉन्डिंग gas that is produced is calcium carbonate because of white precipitate. क्लियर है? ये white precipitate है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का. इसलिए हम बोलते हैं लाइम वाटर मिल्की हो गया. मिल्की यानी इट हैज चेंज्ड इट्स कलर एंड हैज बिकम मिल्किश, वाइट कलर का हो गया है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. Earlier it was calcium hydroxide, but with the reaction of carbon dioxide, now it has become calcium carbonate and water vapors are produced. ठीक है जी, क्लियर है बेटा इतना? Everyone, is it clear now?